आप सबका स्वागत है जियो खान यूट्यूब चैनल पे। 20 पोस्ट्स ऑफ असिस्टेंट जियोलॉजिस्ट आई हैं जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में, और इसके रिगार्डिंग बहुत सारे स्टूडेंट्स के अलग अलग तरह के क्वेरीज आ रहे थे कि हम अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते, एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा, एग्ज़ाम होगा तो पैटर्न क्या रहेगा, सिलेबस क्या रहेगा, इंटरव्यू होगा कि नहीं होगा, फिर क्या पढ़ना है, कितनी डेप्थ है, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है अगर एग्ज़ाम होती है तो इस लेक्चर में हम उन सारे क्वेश्चंस को आंसर करने की कोशिश करेंगे जो आप लोगों ने पूछा है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले आप सबको बहुत बहुत बधाई कि रिक्रूटमेंट्स जो हैं वो वापस ओपन होने लगे हैं। ओएनजीसी भी रिक्रूट का नोटिफिकेशन कुछ आया था। जीएसआई में अभी बहुत सारी पोस्ट पे रिक्रूटमेंट हुआ है। अभी 20 पोस्ट असिस्टेंट जियोलॉजिस्ट की आई हैं, और भी बहुत सारी जगह कुछ जो हैं ओपनिंग्स होने चालू हो गई हैं। तो इस चीज़ को लेकर के अपने आप को बिल्कुल भी मोरल डाउन नहीं करिए कि जियोलॉजी लेकर फंस गया, ना कोई ओपनिंग हो रही है ना कुछ और हो रहा है ना। तो आप अपने सब्जेक्ट को तैयार करिए, कहीं ना कहीं आपको अच्छी जॉब मिल ही जाएगी। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये ऑथेंटिक न्यूज़ है, बिल्कुल ये यूपीएससी की खुद की वेबसाइट पे नोटिफिकेशन आया है। ये एडवर्टाइजमेंट नंबर है और इसके अंदर ये आपके वैकेंसी की डिटेल्स हैं। इसके अंदर आपकी 20 पोस्ट्स हैं। कुछ स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि जनरल कैटेगरी वाले लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते, या सिर्फ फिजिकली हैंडीकैप्ड जो अपने भाई बहन है वही अप्लाई कर सकते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे क्लियर कट लिखा हुआ है कि आपकी 12 जो सीट्स हैं वो अनरिजर्व्ड है ना। तो आप बेहिचक अप्लाई करिए, बस आप जो इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसको फुलफिल कर रहे हो। मोस्ट प्रोबेबली दे विल आस्क फॉर दी पोस्ट ग्रेजुएशन, है ना। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में है तब भी आप शायद इसको अप्लाई नहीं कर पाएंगे। सो एक बार इसको ढंग से पढ़ लेना, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट कुछ न्यूज़ की कि कब तक इसके फॉर्म्स ओपन रहेंगे। 16 सितंबर तक आई थिंक इसके ओपन रहेंगे फॉर्म्स। आप अप्लाई कर सकते हो, यूपीएससी की वेबसाइट पे जा सकते हो, और अप्लाई करने का जो लिंक है डायरेक्ट वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो एक बार उसको भी चेकआउट कर लेना। अब बात करते हैं कि पैटर्न क्या होगा अगर एग्जाम होता तो। मोस्ट प्रोबेबली क्या होगा कि आपका जो असिस्टेंट जियोलॉजिस्ट या असिस्टेंट हाइड्रोजियोलॉजिस्ट की जो पोस्ट आती है उसमें जनरली वो ये देखते हैं कि नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कितने अप्लाई कर रहे हैं। अगर बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा का मतलब क्या है कि अगर 1500, 2000, 2500 के आसपास बच्चे अप्लाई कर रहे हैं तो वो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएंगे। अब एग्ज़ाम जो है प्रीवियस टाइम में जो एग्ज़ाम्स कंडक्ट हुई हैं असिस्टेंट जियोलॉजिस्ट और हाइड्रोजियोलॉजिस्ट की, उसमें पेपर पैटर्न जो होगा वही पेपर पैटर्न ये फॉलो करेंगे और वही मोर और लेस सिलेबस रहेगा इनका, ठीक है। तो अगर पेपर पैटर्न जो इन्होंने अब तक लिया है कंप्यूटर बेस्ड रिक्रूटमेंट टेस्ट में, तो वो ये रहेगा कि आपका 300 मार्क्स का एक पेपर होगा जो आपका ऑनलाइन होगा। उसके अंदर ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस होंगे, नेगेटिव मार्किंग रहेगी, और जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे वो 120 के आसपास होंगे, ठीक है। और मल्टीपल चॉइस टाइप के क्वेश्चंस होंगे, लेकिन उनके अंदर फ्रेमिंग इस तरह से कर रखी होगी कि ओनली 1, ओनली 2, 1, 2, 3, नन ऑफ द अबव, ऐसे ऑप्शंस भी रहेंगे ताकि आपको मल्टीपल सेलेक्ट टाइप की भी फील दे देगा, ठीक है। तो उसके बारे में अपन अभी थोड़ी देर में बात करेंगे। अब यहाँ पे बहुत स्टूडेंट पूछते हैं कि सर यूपीएससी एग्जाम करवा रहे हैं तो टफ होगा, है ना, और या फिर बहुत इजी हो सकता है ग्रुप बी के लिए है। तो ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको 2-3 चीज़ें बताता हूँ कि दिस एग्जाम इज ऑल अबाउट दी टेक्निकल लैंग्वेज ऑफ द सब्जेक्ट। आप कितना अच्छे से उसके ऊपर कमांड कर पा रहे हैं, ठीक है। इसका मैं आपको सिंपल सा एक एग्जाम्पल देता हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट्स, आप भी कभी ये फेस करते होंगे कि आपने टॉपिक पढ़ लिया है ना, कंसेप्ट समझ लिया, लेकिन उसके बाद भी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने में आपको दिक्कत आती है। क्यों? क्योंकि आपको लैंग्वेज ही समझ में नहीं आ रही होती है। आप में से कई स्टूडेंट्स बोलते भी हैं कि सर ये समझ में तो आ गया कि टॉपिक इज दिस ऑल अबाउट, बट इसका जो क्वेश्चन है वही समझ में नहीं आया, उसकी लैंग्वेज ही समझ में नहीं आ रही कि क्वेश्चन में एग्जैक्टली पूछना क्या चाह रहा है ना। और इसको दूर कैसे किया जा सकता है उसके बारे में भी अपन बात करेंगे। तो सबसे पहली बात कि आपके सब्जेक्ट की जो टेक्निकल लैंग्वेज है उसके ऊपर आपकी कमांड कितनी अच्छी है, उसके बारे में ये पेपर रहेगा ही रहेगा। दूसरा, यहाँ पे आपसे प्योर फैक्ट्स पूछे जाएंगे, प्योर फैक्ट्स, ठीक है, कि आपका सोरोसिलिकेट्स है तो उसके अंदर सिलिकॉन ऑक्सीजन रेशियो कितना रहेगा। इस तरह के क्वेश्चंस भी ये पूछ सकते हैं, पूछे गए भी हैं, है ना। तो फैक्चुअल क्वेश्चंस बहुत सारे रहेंगे। आप मान के चले कि ऑलमोस्ट 60% ऑफ द पेपर विल बी ऑन द बेसिस ऑफ फैक्ट्स। तो आपको जियोलॉजी के फैक्ट्स कलेक्ट करने पड़ेंगे, है ना। फैक्ट्स कलेक्ट करने का मतलब क्या है कि आपका क्वाड जो है वो ऑप्टिकली पॉजिटिव है ना, ऑप्टिक साइन उसका पॉजिटिव है, हेक्सागोनल क्रिस्टल सिस्टम में क्रिस्टलाइज होता है, तो ये उसका एक, और यूनिएक्सियल पॉजिटिव मिनरल है। तो ये इसके फैक्ट्स हैं, ये आपको आने चाहिए, है ना। आपको 2V एंगल के बेसिस पे जो आइसोगायर्स है उसके कर्वेचर के बेसिस पे 2V एंगल कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं, राउंडेड होगा तो 2V कैसा होगा, स्ट्रेट होगा तो कैसा होगा, ये फैक्ट्स हैं, ये आपको आने चाहिए, ठीक है। फिर कंसेप्ट। अब कंसेप्ट चेक कैसे करेंगे, ये आपको एक ऐसा क्वेश्चन मिलेगा जिसके अंदर बहुत सारे ऑप्शन होंगे और नीचे ऑप्शंस जो आपको क्लिक करना है उसमें ऐसा ऑप्शन रहेगा ओनली 1, ओनली 2, ओनली 3, है ना, या ओनली 1, 2, 3।
इस तरह के ऑप्शंस के साथ में वो क्या करते हैं, आपके टॉपिक की जो डेप्थ है, उसकी अंडरस्टैंडिंग की जो डेप्थ है उसको चेक करने की कोशिश किया जाता है। सो हाँ, एग्ज़ाम थोड़ा सा टफ होगा, ठीक है, क्वेश्चंस का लेवल अच्छा होगा। 20 to 30% क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आप ऐसे हलवा समझ के टिक कर आओगे कि इजी पीजी है, ये यूपीएससी का लेवल है, इतना अच्छा, इतना 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 डाउन लेवल गिरा दिया यूपीएससी ने अपना। लेकिन जब आप पेपर दे के आ जाओगे और वो खुमारी एक दिन की उतर जाएगी, उसके बाद में जब दूसरे दिन पेपर को एनालाइज करना चालू करेंगे तो यू फील कि हाँ भाई पेपर तो था, है ना। तो दिस एग्जाम इज ऑल अबाउट द टेक्निकल लैंग्वेज पे कमांड। दूसरा, फैक्ट्स आपको कितना अच्छा आते हैं। तीसरा, आपका कंसेप्ट कितने अच्छे हैं, ठीक है। और फंडामेंटल्स का टेस्ट है, आपके जियोलॉजी का जो फंडामेंटल्स हैं वो आपको आते हैं या नहीं आते हैं, ठीक है। लेकिन उसको टेस्ट करने के लिए वो बहुत अच्छी से अच्छी फ्रेमिंग करेंगे, लैंग्वेज पे बहुत अच्छा काम करेंगे। तो मेक श्योर कि आप अपने सब्जेक्ट की लैंग्वेज को अच्छे से समझ पा रहे हो, और इसको कैसे किया जा सकता है इसके बारे में भी अपन बात करेंगे, है ना। चलो, सिलेबस क्या होगा, पूरी की पूरी जियोलॉजी आएगी, ठीक है। कंबाइंड जियो साइंटिस्ट के एग्जाम का जो प्रीलिम्स पेपर होता है उसके अंदर रिमोट सेंसिंग नहीं आता, लेकिन इसके अंदर आएगा, ठीक है। अब आपका असिस्टेंट जियोलॉजिस्ट का पेपर है तो आप मान के चलिए कि कोर जियोलॉजी जो होगी उसके अंदर से क्वेश्चन ज़्यादा होंगे। कोर जियोलॉजी क्या है आपका, पेट्रोलॉजी, इग्निस, मेटासेडी आ गया, मिनरोलॉजी आ गया, स्ट्रक्चरल जियोलॉजी आ गया, स्ट्रेटिग्राफी आ गया, पैलेंटोलॉजी आ गया, ठीक है। फिर आपका हाइड्रोलॉजी, इंजीनियरिंग जियोलॉजी, रिमोट सेंसिंग, इकोनॉमिक जियोलॉजी, मिनरल एक्सप्लोरेशन, जियो फिजिक्स, जियो केमिस्ट्री, आप जितना कुछ भी सोच सकते हैं, जियो टेक्टोनिक्स, जियो डायनामिक्स, प्लानिट अर्थ, जनरल जियोलॉजी, जो कुछ भी आप सोच सकते हैं वो सब कुछ आपको इस पेपर में मिलेगा। लेकिन इस पेपर की खासियत ये रहेगी, खूबसूरती जो होगी इस पेपर की वो ये होगी कि आपका जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे। मतलब इग्निस पेट्रोलॉजी से 5-7 क्वेश्चन पूछेंगे तो सेडिमेंटोलॉजी से भी उतने ही पूछेंगे, मेटामॉर्फिक से भी इतने ही पूछेंगे। तो आपको किसी भी पॉइंट पे ये रिग्रेट नहीं होगा कि यार मैं वो बहुत पढ़ के गया था उसमें से क्वेश्चन नहीं है, और ये मैं पढ़ के ही नहीं गया था इसमें से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ गए, है ना। तो ऐसा नहीं होगा, आप जो कुछ भी पढ़ के जाओगे आपके कुछ ना कुछ काम आएगा ही आएगा। तो आप कोशिश ये करिए कि जियोलॉजी की जो भी 15, 16, 17, 18 ब्रांचेज हैं जो आप अलग अलग डिफ्रेंशिएट करते हो, उन सब के बेसिक्स आपको आते हों, है ना। बहुत सारे क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट किए हों और आपके कंसेप्ट्स और फंडामेंटल्स स्ट्रॉन्ग हो, तो ये एग्जाम आप बहुत आसानी से कर लोगे। इसकी तैयारी कैसे करनी है उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ अभी। डेप्थ ऑफ कंपटीशन क्या रहेगा, देखो यहाँ पे एलिजिबिलिटी जो है इस एग्ज़ाम के लिए वो बहुत सारे स्टूडेंट्स को फिल्टर कर देती है। कौन से स्टूडेंट, जो एमएससी फाइनल ईयर में होंगे, प्रोबेबली वो नहीं अप्लाई कर पाएंगे, लेकिन एक बार एलिजिबिलिटी देख लेना। आई एम नॉट वेरी श्योर, मैंने अभी इससे गो थ्रू हुआ नहीं हूँ, लेकिन जहाँ तक मुझे आइडिया है ये रहेगा कि जिन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया है वही लोग इसको अप्लाई कर पाएंगे, बट एक बार इसको कंफर्म कर लेना, है ना। अब देखो ऑलमोस्ट 2500 to 3000 स्टूडेंट के आसपास इसको अप्लाई करेंगे, ठीक है। कंपटीशन जो होगा वो 300 लोगों के आसपास ही होगा, ठीक है। पूरी इंडिया में अलग अलग आईआईटी से, बीएचयू से, डीयू से, एमयू से, जो नॉर्मल यूनिवर्सिटीज़ हैं उन सब के जो क्रीम जो बच्चे होते हैं ना, उनके बीच में कंपटीशन होगा। कट ऑफ्स वगैरह के बारे में मैं आपको बता देता हूँ बहुत आराम से, क्योंकि 20 पोस्ट हैं और इंटरव्यू के लिए वो 1:2 और 1:3 के बीच में वेरी करता है। तो आपको इंटरव्यू कॉलिंग के लिए जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होंगे वो 50 to 60, 80 के आसपास वेरी करेंगे। अब यहाँ पे जनरल कट ऑफ का आइडिया दे देता हूँ। 75 पोस्ट आई थी असिस्टेंट जियोलॉजिस्ट की, 50 पोस्ट आई थी असिस्टेंट हाइड्रोजियोलॉजिस्ट की, और अब ये 20 पोस्ट आई है, और उससे पहले भी असिस्टेंट जियोलॉजिस्ट का एग्जाम हुआ था। जनरल कैटेगरी के लिए बात कर रहा हूँ मैं, आपके रिटर्न में एटलीस्ट 190 प्लस आपके मार्क्स आने ही चाहिए, और ओवरऑल जो कट ऑफ रहेगी वो आपकी 275 से 285 के बीच में क्लोज हो जाएगी। जनरल कैटेगरी के लिए बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये आपका रहेगा। अब स्ट्रेटेजी आपकी क्या होनी चाहिए, आपको कैसे पता चले कि मैं कैसे अपने आप को प्रिपेयर कर सकता हूँ। तो देखो, सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि आप इस एग्ज़ाम में अगर उतर रहे हो तो आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो, आपकी जो करंट सिचुएशन है उसमें आपका प्रिपरेशन का लेवल कैसा है। उसको टेस्ट करने के लिए क्या करोगे, जो प्रीवियसली 2 असिस्टेंट जियोलॉजिस्ट और 1 असिस्टेंट हाइड्रोजियोलॉजिस्ट का पेपर हुआ है उसको सोल्व करिए, ठीक है। उसके अंदर 120 क्वेश्चंस होंगे, तो ओवरऑल आपको कितने मिलेंगे, 360 क्वेश्चंस मिल जाएंगे। 360 क्वेश्चंस को आप सोल्व करिए, लेकिन उसको टाइम बाउंडेड फ्रेम में रीफ्रेम करके। कैसे कि अब देखो, इसमें थोड़ी सी दिक्कत आपको ये होगी कि आपको पेपर मिले नहीं मिले, आंसर की मिले ना मिले। इसके लिए हमने थोड़ा सा काम आसान कर दिया आपके लिए कि पेपर और उसके आंसर की को साथ में अटैच करके एक फुल फ्रेम बना दिया है। वो आपको जियो खान जियोलॉजी से मिल जाए। जियो खान टेलीग्राम चैनल जो है वहाँ से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं, वो वहाँ पे डाल दूंगा। तो जियो खान जियोलॉजी टेलीग्राम चैनल आपने अगर ज्वाइन नहीं कर रखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप उसको ज्वाइन करिए, या फिर टेलीग्राम पे जाकर के सिंपली सर्च करो जियो खान जियोलॉजी, तो वो आपको चैनल दिख जाएगा। ऑलमोस्ट 4000 के आसपास स्टूडेंट उसमें जुड़े हुए हैं। तो उससे क्या होगा, आपको वो पीडीएफ्स मिल जाएंगे आराम से,
अब उसको करना क्या है, कोई भी 2 घंटे का टाइम फिक्स करिए, कोशिश ये करिए कि 9:30 से 11:30 के बीच में करिए, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली आपका एग्जाम का टाइम जो होगा वो यही होगा, ठीक है, 2 आवर्स की एग्जाम होगी। इसमें क्या करिए, वो 2 घंटे में पेपर सॉल्व करिए पूरी ईमानदारी के साथ, शिद्दत के साथ, ठीक है, और देखिए, और उसी के लास्ट में आंसर की ऐड की भी है, चीटिंग मत करना अपने आप के साथ में, बी ऑनेस्ट, है ना। देखना कि कितने क्वेश्चंस आपके सही हुए हैं, है ना, और देखना कि लास्ट में आपके टोटल मार्क्स कितने आ रहे हैं। अगर आप 150 टू 170 के बीच में स्कोर कर रहे हो तो यू विल हैव ए वेरी गुड चांस, ठीक है, बहुत ही अच्छा चांस होगा। फिर आपको अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है। अगर आपको 100, 120, 130, 140, 90, 80 इस तरह के मार्क्स आ रहे हैं तो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है, इसमें कोई इफ एंड बट का स्कोप नहीं है। तो पीडीएफ्स जो हैं वो जियो खान जियोलॉजी टेलीग्राम चैनल से आप डाउनलोड कर लीजिए, उनको सॉल्व करिए, बी ब्रूटली ऑनेस्ट विद योर सेल्फ, क्योंकि ये कॉम्पिटिशन है, कोई मजाक नहीं हो रहा, ठीक है। तो अपने आप के साथ कम से कम ईमानदार रहिए। यहाँ पे स्टडी मटेरियल का क्या करना है, देखो मैं बताता हूँ। फैक्ट्स जो हैं वो 60% होंगे इस पेपर में। तो फैक्ट्स के लिए जो आपके बाइबल गीता जो है वो कौन है, के.एम. बांगर साहब की बुक, प्रवीण साहब की बुक और आपके जी.बी. महापात्रा साहब की बुक, है ना, ये 3 बुक्स हैं। इन 3 बुक्स को आप आराम से यूँ मान लो कि घोट के पी जाने वाली बात होती है ना, वो कर लो, क्योंकि इन 3 बुक्स से आपका 50% पेपर है ना वो आराम से सोल्व होगा। और ये बहुत बड़ा क्लेम है ना, और मैं ये आपको दावे के साथ बोल सकता हूँ कि अगर ये 3 बुक आपने बहुत अच्छे से कवर कर ली, लाइन टू लाइन, पेज टू पेज, 50% ऑफ द पेपर विल ईजिली क्रैक्ड, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना। अब इसके बाद में क्या करना है कि आपको लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही या आपको फ्रेमिंग समझ में नहीं आ रही, तो उसके लिए आपको रेफरेंस बुक पढ़ना पड़ेगा। बहुत हाई फाई बुक्स नहीं, मिनरलोजी के लिए डेक्स्टर पर्किन पढ़ लो, पेट्रोलॉजी में इग्निस और मेटामॉर्फिक के लिए जेडी विंटर बुक पढ़ लो, सेडिमेंटोलॉजी के लिए आप गैरी निकोल्स के साथ जा सकते हो, सेन गुप्ता पढ़ सकते हो, आप सैम बॉक्स की बुक पढ़ सकते हो। इन 3 में से कोई भी एक बुक पढ़ लेना, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। अब ये मैं आपको बेसिक आइडिया दे रहा हूँ, ठीक है, बहुत सारा मैंने पूरा उसमें नहीं डाला है। अगर आपको किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट के लिए जानना हो कि कौन सी बुक पढ़नी है, कौन सा स्टडी मटेरियल रेफर करना है, तो कमेंट सेक्शन के अंदर अपना कमेंट डाल देना कि इस सब्जेक्ट के लिए बुक बताओ भाई साहब, है ना। तो वो मैं आपको डेफिनेटली मैं ट्राई करूँगा कि आपके कमेंट पे रिप्लाई आ जाएगा, ठीक है। ये सारा कुछ लिखा हुआ है, एक बार पढ़ लेना। ये पीडीएफ भी मैं जियो खान जियोलॉजी टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, तो इसको भी आप डाउनलोड करना चाहो तो कर लेना वहाँ से, ठीक है। अब देखो होता क्या है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप इग्नोर कर जाते हो, जैसे कि आईआईटी जेम के पेपर्स हैं जियोलॉजी के, गेट के जियोलॉजी के पेपर्स हैं, नेट के जियोलॉजी के पेपर्स हैं, है ना, जीएसआई प्रीलिम्स 2 बार हो चुका है, उनके पेपर्स हैं, असिस्टेंट जियोलॉजिस्ट, असिस्टेंट हाइड्रोजियोलॉजिस्ट के पेपर्स अवेलेबल है मार्केट, है ना। उन सबको जब आप इकट्ठा करेंगे तो यू विल फाइंड ए क्वेश्चन बैंक ऑफ 10,000, है ना, और क्वालिटी क्वेश्चन है, उनको सॉल्व करिए, प्रैक्टिस करिए। इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए आपको 4 से 6 महीने का टाइम मिल जाएगा, जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है। आपको इजीली यू विल गेट 4 to 6 months। 4 महीने इस एग्ज़ाम को प्रिपेयर करने के लिए मोर देन सफिशिएंट है, इससे ज़्यादा आपको ज़रूरत नहीं है। अगर इससे ज़्यादा आपको ज़रूरत पड़ रही है तो यू आर नॉट ऑनेस्ट विद योर सेल्फ, है ना। अगर सिंसियरली प्रिपेयर करना है तो आज ही से प्रिपेयर करना चालू कर दो। कहाँ स्टैंड करते हो इसको पता करने के लिए पेपर सॉल्व कर लो। बाकी कोई दिक्कत परेशानी हो तो पूछ लेना यार, ठीक है। बाकी चलता रहेगा, मिलते रहेंगे, बैठे हैं, ठीक है। कोई दिक्कत हो तो आराम से, चलो बाय।